हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के बारे में हम लोग क्रमशः पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं। औरंगजेब से रिलेटेड जो है एक क्लास हो चुकी है और यह जो है दूसरी और अंतिम क्लास है आपकी औरंगजेब की। तो औरंगजेब से संबंधित जो एक क्लास हो चुकी है उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पहली क्लास थी औरंगजेब की, उसमें हमने देखा था यानी उसके सामान्य परिचय के बारे में हमने जाना था। फिर उसका किस प्रकार भाइयों से जो है सत्ता के लिए युद्ध होता है, यानी सत्ता के लिए क्या क्या युद्ध हुए थे उनके भाइयों के साथ, वो हमने देखा था। फिर वह जो है भारत को दारुल हर्ब मानता है, यानी गैर इस्लामिक देश मानता है, और उस गैर इस्लामिक देश यानी दारुल हर्ब को जो है दारुल इस्लाम में वह बदलना चाहता है, यानी गैर इस्लाम देश को जो है इस्लामिक देश वह बनाना चाहता था। तो उसके यानी इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह कई जो नीतियां अपनाता है, कई जो है उसके प्रशासनिक आधार बनाए जाते हैं इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाने के लिए। तो ये सब जो हम लोग पिछली क्लास में ये सब बातें हम लोग लगभग देख चुके हैं। तो आज जो स्पेशली इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो औरंगजेब के जो प्रमुख विद्रोह थे, उन विद्रोहों को किस प्रकार वह जो दबाता है, किस प्रकार उस पर जो है विजय हासिल करता है। तो ये सब आज हम लोग मूल रूप से इस औरंगजेब वाली क्लास में यानी दूसरी और अंतिम क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके शासनकाल में जो दोस्तों सबसे पहला विद्रोह होता है वह जाटों का विद्रोह होता है। और ये जो जाट विद्रोह पहला सशक्त और संगठित विद्रोह होता है जो कि गोकुल के नेतृत्व में होता है। तो ये गोकुल नामक व्यक्ति के नेतृत्व में पहला सशक्त और संगठित विद्रोह किया जाता है दोस्तों। और यह विद्रोह इतना मतलब तेजी से फैलता है, यह विद्रोह इतना सशक्त रूप धारण करता है, संगठित रूप धारण करता है, किंतु यानी औरंगजेब को है जो बहुत बड़ी टक्कर यह देता है ये जाट लोग गोकुल के नेतृत्व में। किंतु एक तिलपत का युद्ध होता है आपका, यानी इन जाटों का 1686 में, और इस तिब्बत के युद्ध में इस गोकुल की जो है हत्या कर दी जाती है आपका औरंगजेब के द्वारा। तो जब इस गोकुल की हत्या होती है दोस्तों, तो यहाँ जो है जाट लोग थोड़े जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, थोड़ा इनका विद्रोह जो है धीमा पड़ने लगता है। किंतु फिर एक राजा राम नाम का एक व्यक्ति आता है जो इस संगठन को यानी जाटों के विद्रोह को जो है संगठित करता है, और उसका अध्यक्ष यानी नेता के रूप में वह उभर करके सामने आता है। तो इस प्रकार फिर से जो है इस जाट विद्रोह को जो है यानी नई शक्ति मिलती है, नया रूप, यानी एक शक्तिशाली विद्रोह के रूप में फिर से ये उभर करके राजा राम के नेतृत्व में यह विद्रोह उभरता है। तो यहाँ राजा राम क्या करता है दोस्तों कि औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति होती है हिंदुओं के खिलाफ, यानी जो धार्मिक कट्टरता का परिचय देता है, वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के क्रम में, तो यहाँ ये जो राजा राम है यह उसकी ही भाषा में जो है जवाब देना चाहता है, औरंगजेब की भाषा में ही, यानी कि जैसे को तैसा वाला जो है यह नियम अपनाता है आपका राजा राम। तो इस जैसे के तैसा वाला नियम अपनाने के क्रम में यानी धार्मिक कट्टरता का जवाब जो है धार्मिक कट्टरता के रूप में देने के लिए यह क्या करता है कि अकबर का कब्र खुदवाता है, और अकबर के हड्डियों को वह निकाल करके क्या करता है कब्र से उसे जला देता है, यानी कि औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए उसकी धार्मिक कट्टरता का जवाब धार्मिक कट्टरता से देने के क्रम में वह अकबर की कब्र खुदवाता है और उसकी हड्डियों को जला देता है। तो यहाँ औरंगजेब के धर्म पर बहुत बड़ा आघात पहुँचता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है आपको दफनाने की प्रथा है, जलाने की प्रथा नहीं है। तो जब यानी अकबर की हड्डियाँ जला दी जाती है तो यह क्या करता है औरंगजेब बहुत क्रोधित हो जाता है, और वह जो है उसका बदला लेने के लिए राजा राम की भी जो है हत्या करवा देता है। तो फिर से जो है यह जाटों का विद्रोह, इसकी हत्या के पश्चात क्या होता है कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि जो है उसकी हत्या के बाद उसका भतीजा रहता है
चूड़ामन, यह चूड़ामन जो है इस जाटों के विद्रोह का नेतृत्व करता है और औरंगजेब के शासन यानी औरंगजेब की मृत्यु तक जो है जाटों के साथ यह विद्रोह जो है छिटपुट चलता ही रहता है। यानी पूर्ण रूप से जो है आपका इस जाटों का विद्रोह जो है औरंगजेब की मृत्यु तक चलता ही रहता है, पूरी तरह से दब नहीं पाता है। तो ये जाटों से संबंधित विद्रोह थे दोस्तों। अगला जो विद्रोह है उसका सिख विद्रोह है और यह जो है दोस्तों धार्मिक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। यह जो है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपका सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, सिख विद्रोह। तो यहाँ चूँकि जो औरंगजेब रहता है दोस्तों, वह दारुल हर्ब यानी गैर इस्लामिक देश को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता है। तो उसके क्रम में वह क्या करता है कि सभी धर्मों के लोगों को जो है इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा होता है। तो उस समय जो है आपका यानी सिखों के 9वें गुरु रहते हैं, गुरु तेग बहादुर। तो यह औरंगजेब क्या करता है कि गुरु तेग बहादुर को यानी कि औरंगजेब सोचता है कि अगर इसके सिखों के गुरु को ही मैं अगर इस्लाम धर्म कबूल करवा दूं तो इसके जितने अनुयायी हैं, जितने भक्त हैं, जितने सेवक हैं, वो अपने आप ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। तो वो जो गुरु तेग बहादुर रहते हैं सिखों के 9वें गुरु, इसके समकालीन, तो उससे वह इस्लाम धर्म कबूल करने को कहते हैं। किंतु ये जो गुरु तेग बहादुर है ये इसका विद्रोह करते हैं। तो इस विद्रोह के बाद क्या होता है कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दिल्ली गिरफ्तार करके लाया जाता है। वहाँ 5 दिन की गंभीर यातना यानी शारीरिक कष्ट, शारीरिक यातना दी जाती है गुरु तेग बहादुर को भी और उसके और जो साथी रहते हैं उन सबको भी। और 5 दिन की कठोर जो है यातना के पश्चात जो है शीशगंज, दिल्ली के शीशगंज के पास उसकी गर्दन जो है उतार दी जाती है। यानी कि 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु जो होते सिखों के तेग बहादुर, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि मुगलों का और जो सिखों का जो है, सिखों के बीच की जो शत्रुता है और बढ़ जाती है। हमने देखा था कि जहांगीर के शासनकाल में जो आपका अब 5वें गुरु रहते हैं अर्जुन देव, तो जहांगीर के शासनकाल में सिखों के 5वें गुरु रहते हैं अर्जुन देव, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और औरंगजेब के शासनकाल में सिखों के 9वें गुरु रहते हैं गुरु तेग बहादुर, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इन दोनों के बीच यानी सिखों और मुगलों के बीच जो करवाहट थी, शत्रुता थी, वह बढ़ जाती है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु है, आप जानते ही होंगे। तो वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बनते हैं और उनसे भी जो औरंगजेब का संघर्ष चलता ही रहता है। हालांकि इस संघर्ष में उनके जो पुत्र रहते हैं उसकी भी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। तो किंतु यह जो सिखों का विद्रोह है आपका औरंगजेब की मृत्यु तक यानी 1707 तक छिटपुट चलता ही रहता है। उसके बाद सिखों के संबंध जो है यानी मुगलों का संबंध सिखों के साथ जो उत्तर मुगल काल में कुछ सुधर यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है इसके संबंध मुगलों और सिखों के संबंध सुधरने लगते हैं। किंतु इसके शासनकाल तक जो है यह विद्रोह चलता ही रहता है। अगला जो विद्रोह रहता है दोस्तों सतनामियों का विद्रोह रहता है। ये सतनामी जो है आपका मुंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये लोग जो है सर मुंडवा करके रखते थे। यह विद्रोह जो है दोस्तों नारनौल और मेवात के क्षेत्र में होता है। और ये सतनामियों का जो विद्रोह रहता है दोस्तों ये भी धर्म से संबंधित विद्रोह रहता है क्योंकि औरंगजेब की नीतियाँ धार्मिक कट्टरता वाली होती है। वह जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है यानी धार्मिक कट्टरता का परिचय देता है, धार्मिक शोषण वह करता है, यानी बहुत तरह से जो है मंदिरों को तुड़वाता है और मूर्तियों को तुड़वाता है। तो यह सब जो है जितने विद्रोह उसके ज़्यादातर होते थे तो वह जो है धार्मिक यानी उसकी कट्टरता की नीतियों के कारण ही होते थे। तो ये सतनामियों का जो विद्रोह रहता है यह भी धार्मिक कट्टरता के कारण ही होता है। और ये जो है यानी कि आरंभ में ये सतनामी जो है दोस्तों इनका विद्रोह भारी पड़ता है। होता क्या है कि कई जो सेनापतियों की हत्या जो है आपका सतनामियों के द्वारा कर दी जाती है। तो चूँकि कई सेनापतियों की जो हत्या
हत्या कर दी जाती है सतनामियों के द्वारा। तो उसके सेना में एक अफवाह फैलता है कि जो सतनामी है वो लोग जादू टोना जानते हैं, इस वजह से जो औरंगजेब की सेना पर वो भारी पड़ गए। तो यहाँ औरंगजेब की सेना जो है पीछे हटने लगती है, घबराती है, डरती है। तो औरंगजेब को जब यह बात पता चलता है, तो चूंकि वह बहुत शातिर आदमी रहता है, वह एक दिमाग लगाता है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग कहानी ये है दोस्तों कि वह अपने झंडे पर इस्लाम के कुछ कलमा लिखाता है और भी कुछ बातें वो अंकित करवाता है, और सेना में जाकर के कहता है कि जो सतनामी लोग जादू टोना कर रहे हैं, उस जादू टोना की यह काट है। तो यहाँ पे औरंगजेब की सेना में फिर से जो है जोश भर जाता है और वह फिर से जो है युद्ध करने आते हैं। तो जब दोबारा फिर युद्ध होता है, तो ये सतनामी लोग जो है आसानी से हार जाते हैं, यानी इनका विद्रोह का दमन जो है आसानी से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है सतनामियों का विद्रोह का भी दमन कर दिया जाता है। अगला जो विद्रोह रहता है दोस्तों, अकबर का विद्रोह रहता है, और ये अकबर जो है इसका पुत्र रहता है आपका औरंगजेब का। तो उस काल में क्या होता है दोस्तों, राजपूतों के साथ भी इसकी नीतियाँ गलत हो रही होती है। होता क्या है कि हमने अकबर के शासनकाल से देखा था कि राजपूतों और जो मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे थे। तो कुल मिलाकर मुगलों और राजपूतों के बीच संबंध सुधरने लगे थे। वह क्रम यानी वह वैवाहिक संबंध जो शाहजहाँ के और जहांगीर के शासनकाल तक हमने देखा था। किंतु औरंगजेब का जो शासनकाल रहता है, तो यह जो है राजपूतों के साथ उसका संबंध बिगड़ जाता है यहाँ आते आते। क्योंकि औरंगजेब जो है एक तो धार्मिक कट्टरता का परिचय देता है, दूसरा वह जो उसकी शासन की जो नीतियाँ रहती है वह कठोरपूर्ण रहती है। तो ये जो है राजपूतों को अच्छा नहीं लगता है। तो मारवाड़ के राजपूत और मेवाड़ के राजपूत, ये दोनों जो है इसका विद्रोह करने का फैसला करते हैं। और इसी विद्रोह के क्रम में जो अकबर जो है यह भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और यह जो भाग करके आ जाता है मारवाड़ यानी राजपूतों के पास। तो ये राजपूत लोग इसके पास शर्त रखते हैं अकबर के पास कि आप जो है खुद को शासक घोषित कीजिए और हम लोग जो है आपका साथ देंगे, और जो औरंगजेब को हरा करके आपको जो है राजा यानी घोषित करेंगे। तो अकबर राजी हो जाता है और यह विद्रोह आरंभ होता है। किंतु यहाँ भी जो है ये जो औरंगजेब है एक चाल चलता है, और वह क्या करता है कि एक खत भिजवाता है आपका राजपूतों के खेमे में, और उसमें वह लिखता है कि अकबर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस प्रकार क्या होगा कि तुम राजपूतों के साथ मिले रहो और हम लोग जो है धीरे धीरे सारे राजपूतों को ख़त्म कर देंगे। तो ये चिट्ठी जब यानी कि राजपूतों के खेमे में पहुंचती है, तो राजपूतों को ऐसा लगता है कि जो अकबर है ये औरंगजेब का आदमी बन करके हमारा नाश कर रहा है। तो राजपूत लोग जो है इसका अकबर का साथ छोड़ देता है। तो अकबर यहाँ से क्या करता है, राजपूतों से भाग करके चला जाता है मराठों के पास। तो उस समय मराठों में चूँकि शिवाजी की मृत्यु हो चुकी होती है उस काल तक, तो वह उसका पुत्र रहता है संभाजी, उसके पास वह जाता है और संभाजी की शरण में लेता है। तो संभाजी इसके खिलाफ जो है यानी अकबर का साथ देते हैं औरंगजेब के खिलाफ, और उन दोनों के बीच युद्ध होता है। किंतु औरंगजेब इसका पीछा करते करते क्या करता है कि संभाजी की भी मृत्यु यानी हत्या कर देता है। वहाँ से भी अकबर भाग जाता है और वह जो है आपका फारस चला जाता है, और वहीं जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जिस समय जो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में दक्षिण भारत में, उसी समय इस अकबर की भी मृत्यु हो जाती है आपकी फारस में। तो मराठों के साथ भी इसका अकबर के साथ कारण युद्ध होता है। इसके पहले यानी जो अकबर के विद्रोह के पहले दोस्तों जो शिवाजी जिस समय जीवित थे, उस समय शिवाजी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में उभर कर के सामने आते हैं, और एक सशक्त शासक के रूप में वह उभर कर के सामने आते हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जो वह शासन व्यवस्था को फैलाने लगते हैं। तो ये जो है औरंगजेब को दिखता है वहाँ, लेकिन चूँकि उस समय जो औरंगजेब उत्तर भारत में व्यस्त रहता है, तो वह क्या करता है कि राजा जयसिंह, ये राजा जयसिंह जो दोस्तों कछवाहा राजा रहते हैं राजपूत, ये औरंगजेब के शासन यानी अकबर के शासनकाल से ही जो ये कछवाहों के साथ वैवाहिक संबंध चल रहे थे, तो औरंगजेब के शासनकाल तक भी यह संबंध इनके साथ अच्छे थे। तो ये राजा जयसिंह को जो है भेजते हैं आपका
शिवाजी को यानी पराजित करने के लिए। तो यहाँ शिवाजी पराजित हो जाते हैं राजा जयसिंह के साथ, और इन दोनों के बीच जो पुरंदर की संधि होती है आपका जून 1665 ईस्वी में। तो ये पुरंदर की संधि जो है दोस्तों, यह शिवाजी के लिए बहुत शर्मनाक रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई जो है किले शिवाजी को और मुगलों को देने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर औरंगजेब की जो है सांकेतिक जीत हो जाती है आपका पुरंदर की संधि के द्वारा। उसके बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है यानी शिवाजी की जब पुरंदर की संधि होती है दोस्तों, तो 1666 में जो है शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर होते हैं, किंतु उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण जो है शिवाजी वापस आने लगते हैं, और उसे जो है औरंगजेब कैद कर लेते हैं। यानी औरंगजेब को लगता है कि यह मेरे दरबार में हाजिर नहीं होकर के मेरा अपमान कर रहा है, और शिवाजी को ऐसा लगता है क्योंकि मैं एक शासक हूँ तो उसे अमीरों के साथ लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो उसे लगता है कि ये मेरे लायक सम्मान मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो वापस जाने लगते हैं। किंतु ये 1686 में 66 में जो है शिवाजी कैद कर लिए जाते हैं, और किंतु वो कैद से कुछ समय के बाद भाग जाते हैं, और फिर दक्षिण भारत में आते हैं, और लड़ के जो है मुगलों से अपनी जो किला इस पुरंदर की संधि के समय जो वो किला खोते हैं, उस किला को जो है वो लड़ के मुगलों से जीत लेते हैं। किंतु कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जो है संभाजी राजा बनते हैं उनके पुत्र। तो और ये संभाजी जो है इस अकबर की मदद करता है। तो ये संभाजी की हत्या 1689 में कर दी जाती है आपका औरंगजेब के द्वारा। तो ये हमने मराठों का विद्रोह देखा। अब हम लोग जो है दक्षिण भारत पर इसका विजय देखेंगे। तो दोस्तों दक्षिण भारत पर जो है विजय इसका 1682 में स्टार्ट होता है। दोस्तों जब यह यानी कि सूबेदार के रूप में, जब यह शासक बनने से पहले दक्षिण भारत का ही सूबेदार के रूप में जो यह कार्य कर रहा था, तो दक्षिण भारत का इसे बहुत अनुभव भी था, और बहुत अधूरी ख्वाहिशें थी जो वह सूबेदार के पीरियड में रह कर के वह नहीं कर पाया था। तो वह दक्षिण भारत का अभियान करता है आपका 1682 में, और वह सबसे पहले तो आपका यानी मराठों पर विजय प्राप्त करता है, फिर बीजापुर पर जो वह विजय प्राप्त करता है आपका 1686 में, फिर गोलकुंडा पर आक्रमण करता है 1687 में, यानी एक साल बाद ही जो है बीजापुर के आक्रमण के एक साल बाद गोलकुंडा पर आक्रमण करके इसे भी जो है जीत लेता है। यानी कि कुल मिलाकर के दक्षिण भारत पर जो है वह विजय हासिल कर लेता है। तो कहा जाता है कि जो उसके यानी 50 वर्ष का इसका कुल शासन काल रहता है। यहाँ देखिए आप लोग, लगभग 50 साल का इसका शासन रहता है। अकबर के बाद जो मुगल वंश का औरंगजेब भी ऐसा शासक रहता है जो लंबे समय तक शासन करता है। तो 50 वर्ष के शासन काल में जो है यह 25 वर्ष आपका उत्तर भारत में बिताता है, और 25 वर्ष जो है यह दक्षिण भारत में बिताता है। तो 25 वर्ष का जो इसका शासनकाल दक्षिण भारत में बीतता है, तो इस प्रकार क्या करता है कि इसका जो शासन व्यवस्था है केंद्रीकृत न होकर के विकेंद्रीकृत हो जाता है। यानी कि जो शासन व्यवस्था हम लोग अकबर के शासनकाल से देखते आ रहे हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, वह इसके शासनकाल में विकेंद्रीकृत हो जाती है। ये हम लोग देख ही रहे हैं कि 25 साल उत्तर भारत में यह रहता है और 25 साल दक्षिण भारत में रहता है। तो जिस समय उत्तर भारत में रहता है तो दक्षिण भारत पर इसका कंट्रोल नहीं रहता है, और जब दक्षिण भारत में आता है तो उत्तर भारत पर कंट्रोल नहीं रहता है। इसका दक्षिण भारत में ही जो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत ही औरंगजेब का जो है कब्रिस्तान साबित होता है। यानी यह दक्षिण भारत आता है तो यहीं जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका जो है यानी यहीं दफन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है यानी चूँकि इसके शासनकाल में शासन व्यवस्था केंद्रीकृत ना होकर के विकेंद्रीकृत हो जाती है। विकेंद्रित शासन व्यवस्था इसके द्वारा स्थापित की जाती है।
इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद जो है यानी उत्तर मुगल काल में कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो कि इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में बदल पाता। और इसी वजह से जो है मुगलों का यानी औरंगजेब के बाद जो है धीरे धीरे मुगलों का पतन होने लगता है, क्योंकि इतने बड़े शासन प्रशासन को कोई योग्य शासक मिलता नहीं है चलाने के लिए, तो धीरे धीरे जो है इसके क्षेत्र इसके हाथ से निकलने लगते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे जो है इसका पतन होने लगता है। तो ये थे दोस्तों औरंगजेब से संबंधित जानकारी। तो औरंगजेब से संबंधित जो है PDF यानी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। तो आप लोग जो है इस यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों वीडियोस साथ साथ देखोगे तो औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप लोग जो है एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।